नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना भी हालिया है। हालिया का मतलब अभी बिल्कुल हाल की है और खुलासा तो कम से कम सिर्फ 4 दिन पहले का है। आज फिर से एक बार भिंड जिले की बात है। मध्य प्रदेश के भिंड जिले की बात, जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है। भिंड जिले में एक थाना है गोहद चौराहा। वहां पर दोपहर के बाद रघुवीर सिंह भदौरिया थाने पर पहुंचे और थानाध्यक्ष को बताया कि मेरा बेटा मोनू भदौरिया 9 फरवरी को विजयवाड़ा से अंडमान एक्सप्रेस से ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर उतरा था। ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर ही मेरी उसकी बात हुई थी। बातचीत से लग रहा था कि वो स्टेशन पर ही है और थोड़ी देर में वो ग्वालियर रेलवे स्टेशन से गांव के लिए चला था, जो गोहद चौराहा थाना क्षेत्र में गांव पड़ता है। लेकिन वो आज तक नहीं लौटा, यानी लगभग पूरा 24, 26 या 28 घंटे हो गए, नहीं लौटा। लिहाजा हमारी गुमशुदगी लिख ली जाए और ये देखा जाए कि मेरा बेटा कहाँ बीच में रह गया, अटक गया, गायब हो गया या उसके साथ कोई घटना हो गई। पुलिस ने फौरन सीडीआर निकलवाई। सीडीआर में यह स्पष्ट हुआ कि 9 तारीख की रात में उसकी अंतिम लोकेशन गोहद चौराहा के पास एक गांव में थी। उसके बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। दूसरी पुलिस के पास यह जानकारी थी कि वो ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर उतरा था। ये उसकी जो मोबाइल की लोकेशन है उससे और पिता के बयान से कि स्टेशन के शोरगुल, स्टेशन के अनाउंसमेंट, उससे वो कंफर्म थे कि ये ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर उतरा है। पुलिस की एक टीम ग्वालियर रेलवे स्टेशन पहुंची। ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर उन्होंने अंडमान एक्सप्रेस जो विजयवाड़ा से आई थी उसकी उस दिन की टाइमिंग 9 फरवरी की देखी गई। ये तुरंत मिल जाती है। सीसीटीवी वहां के 24 घंटे काम करते हैं और जो उनका इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो परफेक्ट है। भिंड की पुलिस को जो थाना गोहद चौराहे से गई थी, उसको रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि बिल्कुल ठीक है, जो समय आप बता रहे हैं लगभग उसी समय पर ये ट्रेन यहां पर अंडमान एक्सप्रेस आई थी और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर रुकी थी, जहां से यात्रियों का चढ़ना उतरना हुआ था। पुलिस ने प्लेटफॉर्म नंबर 2 की वो सीसीटीवी फुटेज जो ट्रेन के आके रुकने और उसके बाद वापस 2, 4, 5 मिनट जितना भी हॉल्ट होगा उसके बाद वापस चलने के बीच की फुटेज पुलिस ने मांगी। रेलवेज ने तुरंत 3-4 घंटे के भीतर उतनी देर की फुटेज पुलिस को दे दी। इसमें मोनू, देखिए पुलिस के पास टाइम ये था कि उतरने के बाद उसने फोन किया था, पहुंचने का समय रेलवेज ने बताया, यानी जो फोन किया गया था उसके और स्टेशन पर उतरने के बीच के समय में ही मोनू को किसी न किसी दरवाजे से, किसी न किसी कंपार्टमेंट के गेट से नीचे उतरना था। पुलिस ने फोकस किया और मोनू उतरते हुए दिख गया। वो उतरा, फिर उसके बाद अगले प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने और बाहर जाने, मतलब कनेक्टेड सीसीटीवी की फुटेज पूरी निकाल कर रेलवेज ने उनको दे दी। उससे यह तय पाया गया कि 9 तारीख को
दिन में प्लेटफॉर्म नंबर 2, लगभग करीब 2 बजे के आसपास प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर मोनू उतरा। फिर वहां से वो स्टेशन के बाहर गया। एक विशेष चीज उसमें यह दिखाई पड़ी कि 2 पर उतरने के थोड़ी देर बाद, कोई 20-25 कदम वो चला होगा, उसके तुरंत बाद उसके पीछे पीछे एक आदमी और दिखाई दे रहा था, जो उसके पीछे पीछे होते हुए एग्जिट गेट यानी निकासी वाली गेट के बाहर हो गया और बाहर बस पर, जहां बसें लगी होती हैं, वहां तक वो पीछे पीछे गया। पुलिस ने कंफर्म करना चाहा कि वो अकेले आया था कि साथ में कोई और था। उसके घर में पूछा गया, लोगों ने कहा कि नहीं साहब, अकेले आया था। पिता ने बताया कि नहीं, मेरी बहुत स्पष्ट बात हुई थी, वो अकेले ही चला था वहां से, विजयवाड़ा से, और अकेले ही ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर उतरा था। पुलिस की मोबाइल में वो सीसीटीवी फुटेज थी। उसने उसके पिता यानी मोनू के पिता को वो सीसीटीवी फुटेज दिखाई और स्क्रीनशॉट लेकर उस व्यक्ति की फोटो जहां जहां थोड़ी क्लियर थी, वहां मोनू के पिता को दिखाई। मोनू के पिता ने देखते ही कहा, अरे ये तो अनुराग है, ये वहां कैसे पहुंच गया? पुलिस ने पूछा कि ये अनुराग कौन है? तो उसने कहा कि उसके पिता से पूछा गया तो उसने बताया, ये बात पूछी गई मोनू के फादर से। उसने बताया कि ये लड़का राधा को यानी मेरे मोनू की पत्नी को परेशान करता था। उन्होंने कहा, आपको कैसे पता? फिर बताया गया कि साहब, ये बात शादी के करीब साल भर बाद जब पति पत्नी में थोड़ा सा मनमुटाव हुआ, तब ये बात हम लोगों ने पता की तो ये पता लगा कि एक लड़का इसका बहुत पीछा करता था जिसका नाम अनुराग था। फिर वो फोटो राधा के पिता को दिखाई गई, क्योंकि ससुर ने तो शायद कभी देखा हो या न देखा हो बाप ने, लेकिन ससुर ने, मोनू के ससुर ने जिसकी गुमशुदगी लिखी हुई थी, उसको दिखाने पर उसने स्पष्ट बता दिया कि हाँ, मैं इस लड़के को जानता हूं और मेरे समधी ने जो बताया वो बिल्कुल सही है। इसका नाम अनुराग है और ये हमारी बेटी के साथ कंपटीशन की कभी तैयारी करता था, बाद में उसे परेशान करने लगा। तय हो गया कि ये अनुराग है और ये चतुर्वेदी नगर का रहने वाला है। पुलिस की टीम चतुर्वेदी नगर पहुंच गई। अनुराग के घर पहुंचने से, अनुराग का घर चतुर्वेदी नगर में था। अनुराग के घर पहुंचने से पहले पड़ताल की गई तो ये पता लगा कि मोनू की पत्नी राधा का शादी से पहले किसी लड़के से अफेयर था और ये पता लगा कि अनुराग चौहान, जिसकी उम्र लगभग 22 साल है, उसका राधा से बड़ा करीबी रिश्ता था। परिचितों और दोस्तों से यह भी पता लगा, राधा अनुराग को इस कदर चाहती थी कि एक दिन उसने ब्लेड से अपने हाथ में गहराई से कट करके ए बना दिया था। देखिए, ए में 2 खड़ी डंडियां और एक क्रॉस डंडी है। ब्लेड से या कट मार्क बना के ए बनाना बहुत आसान है। बी में 2 जगह घुमाव होते हैं, ब्लेड से वो घुमाव बनाना या कोई सी वाला घुमाव बनाना थोड़ा मुश्किल काम है। बहरहाल राधा इसका मतलब इंटेलिजेंट भी थी और चालाक भी थी। उसने ए मार्क अपने हाथ में, जैसे लोग गुदना गुदाते थे पहले के ज़माने में, ए का मार्क बना दिया। घर वालों को पता लगा
ब्लड निकला था। माँ ने देखा, भाई ने देखा और बहन ने देखा कि ये कट मार्क क्यों बनाया, ए लिखने के पीछे वो टाल गई। बहरहाल पता सबको लग गया कि इसका अनुराग से कोई चक्कर है। घर वालों ने तुरंत मंत्रणा की कि इसके पहले कि इसके हाथ का लिखा हुआ ए कोई और रिश्तेदार देखे, इसके पहले कि ये इसकी घनिष्ठता और बढ़े, फौरन इसकी शादी कर देनी चाहिए। आज भी जो ग्रामीण अंचल में तो नहीं, सभी जगह जहाँ पर न्यूक्लियर फैमिली रहती है, वहाँ इन चीज़ों का ध्यान देते हैं कि लड़के या लड़की किसी एक के बारे में ऐसा पता लगने पर उसकी दवा सिर्फ यही बताई जाती है, शादी कर दीजिए, ठीक हो जाएगा। पुलिस के लिए यह बात पर्याप्त थी कि वहां पीछे पीछे आना, जो गायब हुआ है शख्स, उसकी पत्नी से इसके संबंध होना और उसके नाम का, अनुराग के नाम का पहला अक्षर उसके हाथ में गुदा होना। महिला पुलिस से भेजकर हाथ में जो ए लिखा हुआ था, जिसके निशान अभी भी मौजूद थे, उसको वेरीफाई कराया गया। तो ये पता लगा कि उसके हाथ में, राधा के हाथ में वो ए का निशान बना हुआ है। पुलिस ने अनुराग को उठा लिया। शराफत से पूछा गया, कौन बताता है भाई शराफत से? भाई साहब बता दीजिए कहाँ गया लड़का, मुझे क्या पता। बहरहाल टाल मटोल करने लगा। लेकिन पुलिस के पास प्राइमा फेसी इतनी चीजें थी कि उसे उम्मीद थी कि थोड़ा सा इसको चंक पे चढ़ाएंगे, थोड़ा गर्म करेंगे, थोड़ा श्रेणीबद्ध पूछताछ करेंगे तो बात निकल कर आ जाएगी। और पुलिस ने वही किया। जब उच्चतम श्रेणी की पूछताछ कंप्लीट हो गई तो फिर उसने कहा, आप सब बंद कर दीजिए, मैं पूरी बात बताता हूं। फिर उसने जो बताया वो बहुत चौंकाने वाला था, बेहद शातिराना था, अनयूजुअल था, लेकिन घटना विभत्स थी। उसने बताया कि साहब बात कोई 2018 की है। राधा इटावा के कॉलेज में पढ़ाई करती थी और अक्सर वो भिंड में रहने वाली अपनी मौसी के यहाँ आकर रुकती थी। आते जाते वहाँ पर एक आध दो दिन रुकती थी। पेपर जिस दिन नज़दीक हो उसी के यहाँ रह के पेपर देती थी। और राधा की मौसी के ठीक पड़ोस में मेरा मकान था। मैं राधा को आते जाते देखता था। मैं पढ़ाई पूरी करके प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। आते जाते देखा देखी हुई, टोका टाकी हुई, नंबर बदले गए, एक्सचेंज हुए और फिर बातचीत शुरू हो गई। बातचीत, मौसी के यहाँ यही पता था कि लड़का पढ़ने वाला है और ये उसको गाइड करता है। सामान्य रूप से आप देखें तो इस तरह के जो चक्कर की शुरुआत होती है उसमें यही बात चारों तरफ, यहाँ सब पढ़ने आता था, ये उसकी पढ़ाई में मदद करता था, बड़ा तेज था, इसको सवाल के जवाब बताया करता था। ये एक्सप्लेनेशन दिए जाते हैं जब भी पूछा जाता है कि कैसे उसके नज़दीक आ गया। तो बहरहाल प्यार परवान चढ़ा, लेकिन दोनों को ये डर लगने लगा कि घर वालों को पता लगेगा तो आफत हो जाएगी। तय किया गया कि हम लोग सिर्फ व्हाट्सएप चैट और व्हाट्सएप कॉल पर ही संपर्क में रहेंगे। ऐसा ही हुआ। लंबे समय तक ये अबाध गति से चैट और कॉल चलती रही, लेकिन लंबे समय तक इस तरह की कोई बात छिपती नहीं है। अचानक कभी फोन रख के किसी आवश्यक काम से जाना पड़ गया, फोन किसी के हाथ लग गया, पता लग गया कि अनुराग से इसके बहुत गंभीर, प्रगाढ़, प्रकांड संबंध जिसे कहते हैं, ऐसे संबंध जिसकी सीमा नहीं है, गहराई जिसकी नहीं नापी जा सकती, इस तरह के संबंध हैं।
और यही वो टाइम था जब पूरे घर ने तय कर लिया कि अब इसकी शादी करनी है। और 9 मई 2022 को राधा की शादी गोहद के रहने वाले मोनू से तय हो गई। राधा शादी करना नहीं चाहती थी, लेकिन ये बात कहने की हिम्मत उसमें नहीं थी कि अपने घर वालों से कह दे कि हम शादी नहीं करेंगे। इसलिए बेमन से उसने मोनू से शादी कर ली। शादी के बाद वो मोनू के साथ रहती जरूर थी, लेकिन उसका दिमाग, उसका चित्त, उसका दिल, उसका प्यार वो अनुराग से ही हमेशा बना रहा। शादी के करीब 1.5 महीने बाद राधा की इन हरकतों से, देखिए हस्बैंड हस्बैंड है, आप उसकी चोरी छिपे कितना भी करिए, और शादी के तुरंत बाद जब वो नई नई किसी दूसरे घर से उसके घर में आई है, तो छोटी सी भी हरकत जो अनयूजुअल होगी, पति उस पर ध्यान जरूर रखेगा। टोकेगा नहीं कि संबंध न खराब हो जाए, बुरा न लग जाए, या मैं गलत तो नहीं टोक रहा हूं, मुझे शक्की तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन निगाह जरूर रखता है। और 1.5 महीने बाद उसे पता लग गया कि ये किसी लड़के से संपर्क में है। फिर उसने और जब गहराई से जानना शुरू किया तो हाथ वाले ए की बात भी उसने पूछी कि ये ए क्यों लिखा हुआ है, ए का मतलब क्या है। और जैसे ही ए के बारे में पूछना शुरू किया, राधा उत्पात करने लगी। लेकिन शक मोनू को हो गया था। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, अब हम नहीं पूछेंगे कौन था, लेकिन अगर कोई पुरानी बात है तो भूल जाओ। अब तुम शादी होके आई हो, हम पति पत्नी हैं, हम नए सिरे से शुरुआत करेंगे। देखिए शंका थी उसकी, लेकिन समझदार था। उसको लगा कि परिवार टूटेगा, बदनामी होगी, लोग क्या कहेंगे, इसलिए उसने कहा कि चलो जो भी था उसको भूल जाओ, मुझे न पूछना है न पता करना है कि ये नाम क्यों लिखा हुआ है। क्यों नहीं हम लोग जिंदगी की नई तरह से शुरुआत करते हैं। लेकिन उसकी ये बात राधा की समझ में नहीं आई। फिर अनुराग ने बताया कि राधा के पति से जिस दिन कोई विवाद होता था, राधा मुझे कॉल करके रोती थी, मेरा भी कलेजा फट जाता था। और कभी कभी वो ये कहती थी कि अगर तुम मुझे नहीं ले गए तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, क्योंकि 4 साल के प्यार को 2018 से शुरू हुआ ये सफर 2022 में ये दूसरे के पाले में चला गया। लेकिन पहली पारी का वो सफर वो भूल नहीं पा रही थी। इसी बीच में उसको लगा कि मैं नौकरी नहीं करता हूं, हो सकता है इसकी वजह से इसका मन कम लग रहा हो। उसने अपने लोगों से, दोस्तों, यारों से, रिश्तेदारों से बात की और विजयवाड़ा की किसी टोल कंपनी के टोल पर उसको मैनेजर की नौकरी मिल गई और वो विजयवाड़ा चला गया। राधा भी बिल्कुल फ्री हो गई। अनुराग से घर का काम करने के बाद घंटों घंटों बात करने लगी। फिर वही जीने मरने की कसम हुई, फिर वही रोना धोना, और फिर यही कहना कि ले जाओ वरना आत्महत्या कर लूंगी। तय हुआ कि ठीक है। 14 तारीख को वैलेंटाइन डे था और वैलेंटाइन डे के दिन ही राधा का बर्थडे था। बातचीत करते करते ये तरीका निकाला गया कि तुम्हारे बर्थडे पर क्या गिफ्ट करें। राधा ने कहा मुझे बर्थडे की गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे वैलेंटाइन डे की गिफ्ट चाहिए। बात सुनते ही दोनों ने, किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन समझ दोनों गए। अनुराग ने कहा कि ठीक है, तुम उसे बर्थडे के दिन साथ साथ बर्थडे मनाने के लिए इनवाइट करो, वो आएगा जरूर, और जैसे ही वो आएगा मैं तुम्हें वैलेंटाइन गिफ्ट दूंगा, यानी मैं उसे अपने रास्ते से हटा दूंगा।
फिर उसने 8 तारीख को ये बताया, 8 फरवरी को, कि 14 को तुम्हें आना पड़ेगा हमारी बर्थडे के दिन। मोनू को लगा कि सारी बातें भूल के नए सिरे से शुरू करने वाली बात लगता है राधा की समझ में आ गई। वो उसके झांसे में आ गया। उसने कहा, हम 14 तक वेट नहीं करेंगे, हम कल ही आ रहे हैं, कल ही 9 तारीख को हम आ रहे हैं। जैसे ही मोनू ने ये बात कही, राधा ने फोन काटा। उसने फौरन अनुराग को फोन मिला दिया कि जल्दी जल्दी सुनो कि वो कल यानी 9 फरवरी को अंडमान एक्सप्रेस से ग्वालियर आने वाला है और वो अकेले ही आ रहा है। मुझे लगता है कि इससे सही मौका तुमको कभी नहीं मिलेगा। तैयारी कर लो और मेरा वैलेंटाइन डे का गिफ्ट 14 फरवरी वाला मुझे पहले ही मिल जाए तो भी मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। मोनू ने अपने राधा से कहा, अनुराग ने राधा से कहा कि तुम टेंशन मत लो, जब मैंने प्रॉमिस किया है तो मैं वैलेंटाइन गिफ्ट जरूर दूंगा। उसने अपने दोस्तों को कॉल किया और ये बताया कि हमें ग्वालियर चलना है। एक दोस्त उसके साथ मोटरसाइकिल पर ग्वालियर से दिन में 2 बजे स्टेशन पर पहुंच गया। बाइक दोस्त को देकर वो स्टेशन के भीतर चला गया, जैसा अनुराग ने अपने बयान में बताया। मोनू की ट्रेन का इंतजार करने लगा। अंडमान एक्सप्रेस से उतरते ही उसने मोनू का पीछा कर लिया। मोनू जैसे ही भिंड जाने वाली बस पर सवार हुआ, पीछे पीछे अनुराग भी चढ़ गया। चूंकि अनुराग को मोनू ने कभी देखा नहीं था, जानता नहीं था, नाम जरूर उसके जहन में घूम रहा था कि कोई अनुराग नाम का लड़का है जिससे मेरी पत्नी की बात होती है या हो सकता है संबंध हो। मोनू जैसे ही एक सीट पर बैठा, मौका ताड़ के अनुराग उसकी बगल में आकर बैठ गया। थोड़ी देर शुरू एकदम आते ही बैठते ही कोई बात नहीं होती सहयात्रियों में। थोड़ी देर बाद जब गाड़ी चलने लगती है तो फिर बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। मोनू को से जब पूछा गया तो उसने कहा हमें पोरसा जाना है। तो अनुराग ने कहा, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें भी उसी तरफ जाना है और मेरे दोस्त गाड़ी लेकर आएंगे वहां पर और गोहद चौराहे पर हम उतर जाएंगे और वहां से आपको हम पोरसा छोड़ देंगे गांव में आपके। तो वो राजी हो गया। पहले इनिशियल नानू करता, अरे नहीं चले जाएंगे, अरे बहुत थोड़ी दूर का रास्ता है, रिक्शा मिल जाता है, टेम्पो मिल जाती है, शुरुआत में यही। लेकिन उसने कहा नहीं क्यों जाएंगे आप, इतने लंबे सफर में आप हमारे साथ चल रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं, साथ साथ चाय पी है। वहां गाड़ी अगर हमारे दोस्त आए होंगे मुझको रिसीव करने तो आप मेरे साथ चलिएगा, नहीं आए होंगे तो जिस साधन से आप चलेंगे उससे मैं भी चला जाऊंगा आगे। उसने भी कोई एक फर्जी सा नाम बता दिया कि फला गांव में जाना है। बहरहाल जैसे ही गोहद चौराहे पर ये दोनों उतरे, वहां पर कार लेकर अनुराग के 3 दोस्त करण सिंह तोमर, किशन सिंह चौहान और शैलेंद्र बघेल इंतजार कर रहे थे। मोनू और अनुराग दोनों कार में बैठ गए, लेकिन मोनू को आगे वाली सीट पर बिठाया गया। बाकी 3 लोग पीछे बैठे और एक गाड़ी ड्राइव कर रहा था। यानी अनुराग को लेके 4 लोग थे दोस्ती वाले और ये यात्री था मोनू, जिसको वहां छोड़ना था। गोरमी से आगे जैसे ही वो पोरसा के लिए वहां से रवाना हुए, गोरमी के आगे जैसे ही बढ़े तो मोनू के रास्ते गांव के रास्ता पार हो गया। मोनू ने विरोध किया। उसने कहा कि भाई मेरे गांव का रास्ता तो निकल गया है, मुझे कहां ले जा रहे हो, मुझे यहीं उतार दो, मैं यहां से अपने गांव पोरसा चला जाऊंगा। इतना कहते ही अनुराग ने मोनू के गले में पीछे से गमछा डाल दिया
गमछा डालने के बाद उसके गर्दन को कसने लगा। इसी बीच में गमछे और गर्दन के बीच में अपनी उंगलियां घुसा के गमछे को थोड़ा ढीला करने में मोनू कामयाब हो गया और मोनू ने कहा कि मैं जानता हूं ये सब कौन करा रहा है। इतना सुनते ही अनुराग के हाथ से वो गमछा ढीला हो गया और दोस्तों ने उसे जकड़ लिया। मोनू ने कहा, ये सब राधा की साजिश है और मुझे लगता है अनुराग तुम्हारा नाम है। मैंने तो मौका दिया था तुम्हें, मैं 6 महीने बाहर चला गया था कि अगर तुम उसके साथ या वो तुम्हारे साथ रहना चाहती है तो तुम लोग बात कर लो, तुम चाहो तो उसे ले जाओ। मैंने पूरा मौका दिया। अनुराग ने पुलिस के सामने अपने इकबालिया बयान में ये बताया कि उस समय मुझे लगा कि मैं इसे छोड़ दूं, लेकिन फिर मुझे लगा कि ये पहचान तो गया ही है, छोड़ूंगा मेरा नुकसान होगा। इसीलिए गमछे से सब दोस्तों ने मिलकर उसे तब तक खींचा जब तक कि वो ठंडा नहीं हो गया। मोनू की बॉडी को कार में रखकर ये चारों दोस्त 2 घंटे तक सड़कों पर घूमते रहे। अनुराग ने बताया कि कार में मोनू की लाश लेकर जब हम आगे बढ़ ही रहे थे तभी मुरैना की सीमा पर पुलिस चेकिंग करते हुए दिखाई पड़ी। पुलिस को देखते ही कार को पवई की तरफ मोड़ लिया गया। इसी रास्ते से फूफ पहुंचे। फूफ के टोल प्लाजा पार करने के बाद उमरी थाना क्षेत्र के पांडरी गांव के पास पहुंचे और मंदिर के आगे एक बीहड़ देखकर वहीं पर इस लाश को बीहड़ के जंगलों में फेंक दिया। यानी ये गोरमी थाना क्षेत्र, पवई थाना क्षेत्र, फूफ थाना क्षेत्र और उसके बाद उमरी थाना क्षेत्र में 2.5 घंटे तक घूमते रहे, 2-2.5 घंटे तक। और फिर फाइनली उमरी के पांडरी के जो मंदिर है उसके आगे बीहड़ में उसे फेंक दिया। फेंकने के बाद वापस भिंड आ गए। रात में फिर व्हाट्सएप चैट हुई और बताया कि मैंने काम कर दिया। उसने कहा कि तुमने फोटो नहीं भेजी, अगर किसी ने लाश देख ली तो शक का तुम पे होगी, क्योंकि तुम्हारे नाम जो मैंने ए लिख रखा है उसके बारे में बहुत लोगों ने पूछ लिया है। ये काम तुमने गलत किया, उसको बिल्कुल नष्ट कर देना चाहिए था। फिर सुबह 10 फरवरी को वो लौटकर वहीं पर उमरी थाना क्षेत्र के पांडरी गांव के पास मंदिर के आगे जिस जंगल में फेंका था वहां पहुंच गए 2 लोग, अनुराग और उसका दोस्त। वहां जंगल में बिखरी हुई लकड़ियों को जो नेचुरल कोर्स में टूट के गिरती हैं उनको इकट्ठा करके, ढेर सारी इकट्ठा करके, और उसके ऊपर उसकी लाश को रख के फिर थोड़ी लकड़ी इकट्ठा करके जो 5 लीटर पेट्रोल अपनी गाड़ी में लाए थे उसको फेंक के उसको फूंक दिया। उसकी फोटो खींच ली, राधा को व्हाट्सएप पर फोटो भेजी कि तुम सही कह रही थी, ये सही सलामत यहां पड़ा था, कोई भी शक्ल देख के पहचान लेता है, अब कोई माई का लाल इसे पहचान नहीं पाएगा। उसने पूछा कि अभी तो आग जल रही है, पूरी लाश नहीं जलेगी तब भी फंसोगे। बहरहाल उसने कहा कि अब कल चलकर देखेंगे। 9 की घटना थी, 9 की सुबह फेंका, 10 फरवरी को वापस आकर उसको लकड़ी इकट्ठा करके तेल से जलाया, पेट्रोल डाल के, ये देखने के लिए, चूंकि राधा ने कहा था कि ऐसे इतनी जल्दी कैसे जल जाएगी, छोटी छोटी सूखी सूखी लकड़ियों में कहीं बॉडी जलती है। 11 तारीख को 12 फरवरी को वो फिर पहुंचा। उसने देखा बात सही थी, लाश पूरी जली नहीं थी। लाश के काफी अंश या अंग अध जले थे। अपने साथ वो बोरी ले गया था। अध जले और अवशेष को बोरी में 2 बोरियों में भर लिया, डिग्गी में भर लिया, और वहां से
वो उत्तर प्रदेश की सीमा पार करके इटावा जिले के लिए रवाना हो गए और वहां उसने चंबल की नदी में, जहां ज़्यादा चंबल नदी बहुत गहरी होती है, इसीलिए उसका रंग देखने में बड़ी खूबसूरत लगती है। इतिहास चाहे जितना काला हो, लेकिन देखने में उससे खूबसूरत नदी, ठहराव वाली और बहुत गहराई वाली नदी शायद ही कोई उस इलाके में हो। बहरहाल चंबल में उसने उन दोनों बोरियों को फेंक दिया और फेंकने के बाद वो वहां से वापस चला आया। पुलिस ने पूछा कि तुम दोनों के विवाद की जानकारी घर में और किसकी किसकी थी, ये जानकारी किसके किसके पास थी? तो उसने कहा मेरे छोटे भाई को भी जानकारी थी। मेरे छोटे भाई ने भाभी को समझाने की कोशिश की कि तुम्हें यहां किसी चीज की कमी नहीं होगी और तुम जो है भैया के साथ क्यों इतना झगड़ा करती हो? अगर कोई बात है तो बताओ, हम उसका समाधान करेंगे। लेकिन वो मानी नहीं। और किसी को जानकारी, उन्होंने कहा बाकी और किसी को जानकारी शायद ही हो, क्योंकि मैंने उसको पूरा मौका देने की गरज से, या सामने नहीं रहूंगा तो झगड़ा नहीं होगा, मैं नौकरी की तलाश में गया और 6 महीने तक वापस नहीं आया। इसके लिए इसके भाई ने बताया मृतक मोनू के कि वो शायद इस गरज से वो चले गए और 6 महीने तक वापस नहीं आए, जब तक कि भाभी ने उनको अपने बर्थडे पर नहीं बुलवा लिया। अब पुलिस ने चंबल की उस जगह पे जहां पे उसने अधजले शव को फेंकने की बात बताई थी, गोताखोरों से बहुत तलाश कराई, लेकिन वो नहीं मिले। अब सवाल ये है कि ट्रायल में आखिर किस किस आधार पे इनको सजा दिलाई जाएगी। तो पुलिस के पास जो एविडेंस है वो फूफ टोल प्लाजा की सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें सभी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका जो अनुराग का जो बयान है, कन्फेशन है, वो है राधा और अनुराग की चैटिंग के स्क्रीन शॉट्स हैं। उसने कहा था 12 तारीख को ही चंबल में डिस्पोज ऑफ करने के बाद कि मैंने तुमको वैलेंटाइन गिफ्ट दे दिया है, वैलेंटाइन डे के दिन मैं आऊंगा। लेकिन तब तक ये सब हो गया था, पुलिस सक्रिय हो गई थी और 14 तारीख को ही इन सब की गिरफ्तारी हुई थी और 15 तारीख को पूरे प्लान के बारे में पूरे परिवार के सामने राधा ने अपना बयान दिया था। अगला जो सजा दिलाने के लिए जो काफी होगा, मोनू और अनुराग की मोबाइल लोकेशन ग्वालियर से एक साथ उमरी गांव के जंगल तक, जहां वो मोबाइल ऑफ किए गए थे। ग्वालियर स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज जिसमें अनुराग मोनू का पीछा करता हुआ दिखाई दे रहा है और जहां पर शव को जलाया गया था वहां पर थोड़े बहुत जले हुए अवशेष फिर भी रह गए थे, हड्डियों के कुछ टुकड़े, मांस के कुछ टुकड़े। पुलिस ने उनको फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। आज की घटना देखिए, आज की घटना में कोई नई बात नहीं हुई। एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करा दी। कई बार हो चुका है। कई कहानियां अभी जो रिसेंट की हैं वो मैं आपको अपराध की घटनाएं सुना चुका हूं, लेकिन इस घटना से सीख मिलती हैं, कई सीख मिलती हैं। पहली सीख ये कि अगर हस्बैंड ने हाथ में ए लिखा हुआ देखा, पूछा, अनकॉमन है। लड़कियां हाथ में ये गुदना गुदाने का काम, ब्लेड से निशान बनाने का काम, जिससे वो पकड़ जाएं, जिसके लिए उन्हें जवाब देना हो, सामान्य रूप से ऐसा नहीं करती।
मोनू को चाहिए था कि आसपास टोला पड़ोसी में जहाँ की रहने वाली है, अपने किसी दोस्त के माध्यम से, किसी रिश्तेदार के माध्यम से अगर थोड़ा बहुत कोशिश की होती तो ये पता लग जाता कि अनुराग से इसके शादी के पहले के 4 साल के संबंध हैं। अगर कोई चीज बहुत ज्यादा अनयूजुअल आपको पता लगे, आप उसको अपने स्तर से जरूर वेरीफाई करा लें या उसकी कोशिश करें। दूसरा, जब उसको यह पता लग गया था कि किसी दूसरे से बातचीत कर रही है, तो उसे 6 महीने का मौका, अब उसके भाई के, बकौल उसके भाई के, कि हो सकता है मेरे भाई ने यह सोचा हो कि अगर ये किसी के साथ जाना चाहती है तो 6 महीनों में चली जाए, लेकिन सामान्य रूप से कोई ऐसा करता नहीं है। भाई के मन में शायद ये था कि मैं थोड़ा कमाने लगूं, पैसा लाने लगूं, तो हो सकता है मैं इसको ज्यादा खुश रखूंगा, तब ये दूसरे की तरफ नहीं ध्यान देगी। शायद उसके मन में ये रहा वो मोनू के। लेकिन इतने लंबे समय तक उसको आजाद छोड़ देना, वो जिस काम में लगी थी उस काम को पुख्ता करने का समय देना, ये भी थोड़ी सी आश्चर्यजनक बात है। अगली सीख ये मिलती है कि जब ये पता चल जाए कि महिला या पत्नी या लड़का किसी से चोरी चोरी बात करता है, या लड़का या लड़की कोई भी बात करता है, तो 3 डेट्स या 3 तिथियों का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। एक, न्यू ईयर। दूसरा, बर्थडे। अगर आपका लड़का है तो लड़के की बर्थडे का ध्यान रखिए, अगर लड़की है तो लड़की की बर्थडे का ध्यान रखिए। पति हैं तो पत्नी की बर्थडे का ध्यान रखिए, और पत्नी है तो पति की बर्थडे का ध्यान रखिए। और तीसरा, वैलेंटाइन डे। इन 3 तिथियों का ध्यान, अगर आपको कहीं शंका है तो इनका ध्यान जरूर रखिए, क्योंकि इस दिन दे विल एक्सचेंज प्लीजेंट्रीज। हर हाल में ये चोरी से, छिप के, दाएं से बाएं से, मैसेज से एक दूसरे को मैसेज जरूर करेंगे। इसमें पूरी सतर्कता रखिए कि कहीं कोई अनहोनी न हो जाए। चाहे ऐसा आप पेरेंट की हैसियत से, ये सतर्कता मतलब पेरेंट की हैसियत से रखें, चाहे पति की हैसियत से रखें, चाहे पत्नी की हैसियत से रखें, लेकिन सतर्कता जरूर रखें। अगली सीख इससे ये है, इस घटना से, कि अगर आप किसी अनजान आदमी से के साथ उसके ऑफर पर किसी कार पर जा रहे हैं, किसी 4 पहिया वाहन में जा रहे हैं, आगे की सीट पर कदापि न बैठें। अगर कोई जिद करके आपको आगे की सीट पर बिठा रहा है तो इसका मतलब उसकी नीयत में खोट है। आपको ध्यान होगा कि मैंने एपिसोड 62 और 63, एपिसोड 62 एंड 63, इसमें एक सलीम गैंग का जिक्र किया था, जो टैक्सियों से चलता था पूरा गैंग, और यात्रियों को आगे की सीट पर बिठाता था। रास्ते में पीछे से गमछा डाल के, तार डाल के, रस्सी डाल के उन्हें मार देता था, सामान लूट के आगे कहीं उन्हें गाड़ी से गिरा देता था। ऐसे में सलीम गैंग ने कुल 250 हत्याएं की थी। इसका पहला मुकाबला मेरा बाराबंकी में हुआ था, और मैं ऊपर स्क्रीन पर दाहिनी तरफ जो आई बटन है, आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको ये दोनों एपिसोड 62 और 63 देखिएगा। इसमें बहुत डिटेल में पूरा गैंग और गैंग की मोडस ऑपरेंडी के बारे में बताया है। आप इसे सुन लेंगे, आप कभी कदापि अनजाने व्यक्ति के साथ, टैक्सी ड्राइवर के साथ, या किसी कोई दोस्त रास्ते में अचानक मिल गया, ऑफर करता है, पीछे बैठ जाइए, आगे वाली सीट पर कतई मत बैठिएगा। आशा है आज की घटना में जितनी सीख मिली है, जिन सीख के बारे में मैंने आपको बताया है, या अपनी तरफ से आपको सचेत रहने के लिए जो बातें बताई हैं, आप उनसे सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।